नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे लोकतंत्र के विभिन्न प्रकार हैं, उनकी चर्चा करेंगे। हो सकता है कि जैसे ही मुद्दा आगे बढ़े और लोकतंत्र वाली चर्चा परिचर्चा को हम गति देंगे तो उसमें एक थोड़ी सी संकट ये आ सकता है, कुछ नए नए नाम आ सकते हैं और कुछ शब्दावली आ सकती है। अगर हम थोड़ा सा मनोयोग से और ध्यानपूर्वक देखेंगे तो नाम तो हो सकता है 2 बार पढ़ने पे याद होंगे, लेकिन शब्दावली एक ही बार में याद हो जाएगी। तो हम चर्चा कर रहे हैं डेमोक्रेसी के ऊपर, लोकतंत्र के ऊपर। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। इससे पूर्व जो कक्षा हुई थी उसमें हमने डेमोक्रेसी का अभिजनवादी सिद्धांत किया था, इलिट्स थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। और हमने इलिट्स थ्योरी को 2 भागों में बांट लिया था, एक वो जो लोकतंत्र के विरोधी हैं, एक जो लोकतंत्र को बनाए रखना चाहते हैं। एक पुराने वाले हैं, एक नए हैं, एक पश्चिमी यूरोप के, एक अमेरिका के, एक समाजशास्त्री और दूसरे मूलतः अर्थशास्त्री। एक तरफ हमने किया था पेरेटो को, मोस्का को, मिचेल्स को और वाई गोसेट को। हमने अदला बदली की थी पेरेटो की। हमने पेरेटो का इष्टतम किया था। हमने स्टोरिया और किरायाजीवी किया था, और शेर और लोमड़ी किया था, और नव मैकियावली कहा था पेरेटो को। मोस्का में ये कहा था कि राज वो करते हैं जो संख्या में कम होते हैं, और कम संख्या वाले जल्दी से संगठित हो जाते हैं। फिर हमने एक पार्टी का अध्ययन करने के बाद जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, रॉबर्ट मिचेल्स जो जर्मनी का समाजशास्त्री था, वो बोला कि अल्पतंत्र का लो नियम, कोई भी संगठन अंततः अल्पतंत्र में बदल जाता है, वो किया था। फिर वाई गोसेट का किया था कि नेता खुद तैयार नहीं होते, बल्कि मासेज उसको तैयार करता है, भीड़ उसको तैयार करती है, भीड़ बनाती है नेता अपनी अंधभक्ति से। फिर अमेरिका के लोगों ने कहा कि नहीं, लोकतंत्र में भी अभिजनवाद है, वो लोकतंत्र के साथ सिमिलर टाइप उसको संयोग हो सकता है। लोकतंत्र और अभिजनवाद अलग है नहीं है, लोकतंत्र और अभिजनवाद है, दोनों में समन्वय है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बस फर्क ये है कि आम जनता तो कभी भी राज नहीं करती, पर जनता काम ये कर सकती है कि अभिजनों का चुनाव कर सकती है और अभिजनों पर नियंत्रण कर सकती है। वो थे अमेरिका वाले। तो हमने मैनहाइम की चर्चा की, विशेष करके शुम्पीटर की चर्चा की थी हमने, रॉबर्ट डेल की पोलियार्की देखी थी, हमने आर्थिक सिद्धांत देखा था लोकतंत्र का, एंथनी, जो उसकी पुस्तक का नाम है एन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। हमने एक सबसे महत्वपूर्ण विद्वान अमेरिका का किया था, जिस हम दोनों को छोड़ देते तो अमेरिका का एक विद्वान जो शक्ति अभिजन की चर्चा करता है, पावर इलिट्स, सी राइट मिल्स, पावर इलिट्स वाला। वो 3 वर्गों की चर्चा करता है, नेता, सेना और उद्योगपति। फिर सैन्य औद्योगिक संकुल, आयोजन और कहता है बिल्कुल सही है, सेना और उद्योगों का संकुल है ये पूरा देश, यही चलाते हैं इस देश को, हम तो सिर्फ देखते रहते हैं इनको, बाकी जनता देखती रहती है। फिर न्यू क्लास की चर्चा की थी कि यूएसएसआर में एक नई क्लास, मिलोवान जिलास। फिर एक व्यक्ति बोला कि जब भी क्रांतियां होती है ना तो कोई कुछ नहीं बदलता, मैनेजर बदलते हैं। तो रिवोल्यूशन किसकी होती है? मैनेजर रिवोल्यूशन की। राज हमेशा ही मैनेजर करते हैं, वही इलीट्स होते हैं, वही राज करते हैं। तो जो भी क्रांतियां हुई यूएसएसआर में भी, तो बस मैनेजर बदले, पहले मैनेजर किसी और के थे, बाद में किसी और के हो गए। पहले वो निजी उद्योगपतियों के थे, बाद में वो साम्यवादी पार्टी थे मैनेजरी। तो ये चर्चाएं हमने की थी। एक वर्ल्ड रिवोल्यूशनरीज किए थे इसके लोसवेल का, इस संसार में जितनी भी क्रांतियां हुई वो किसने करवाई है? ये इलीट्स ही कराते हैं, वर्ल्ड रिवोल्यूशनरी इलीट्स। इस संसार में क्रांतियां इलीट्स ही कराते हैं। ऐसी कुछ हमने चर्चाएं की थी। आज हम लोकतंत्र के और भी मजेदार प्रकार करेंगे। हम जो शुरुआत करेंगे वो हम करेंगे विमर्शी लोकतंत्र से, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी, विमर्शी लोकतंत्र।
विमर्शी लोकतंत्र। पहले तो हम वो पृष्ठभूमि देखें जिस पृष्ठभूमि में विमर्शी लोकतंत्र का विकास हुआ था। एक बड़ा ही मजेदार शब्द है वीक डेमोक्रेसी या कमजोर लोकतंत्र। आप सुनते जाइए, आगे कई बार चर्चा आ जाएगी इसकी। वीक डेमोक्रेसी, बस मैं तो समझाने के लिए शब्द लेके आया हूं, वीक डेमोक्रेसी। और ये शब्द बेंजामिन बार्बर ने दिया है। बड़ा ही मजेदार शब्द है ये, वीक डेमोक्रेसी, कमजोर लोकतंत्र। ये कहते हैं लोकतंत्र के साथ धीरे धीरे हुआ क्या है कि लोकतंत्र सिर्फ वोट देने तक ही सीमित हो गया है। लोकतंत्र का अर्थ निश्चित कर दिया गया कि लोकतंत्र का तात्पर्य है कि हर 4 या 5 साल बाद क्या देना, वोट देना। अब नागरिक राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी नहीं करते, न उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाता है। अमेरिका में वाकई में ऐसा होता है। भारत और अमेरिका में एक बड़ा डिफरेंस है कि भारत में ना 5 साल तक अगर चुनाव नहीं होंगे तो वर्तमान में तो क्या विपक्ष कमजोर है, इसलिए अपने को फील नहीं हो रहा। सशक्त विपक्ष का होना जरूरी होता है ताकि जनता को जागरूक रखे। यहां पूरे 5 साल तक है ना एक सत्ता पक्ष होगा, प्रतिपक्ष ना लोगों के अंदर शोर मचाए रखता है, कभी हड़ताल करवाता रहता है, कभी विरोध प्रदर्शन है, आज पुतला फूंक रहे हैं, कैसे न कैसे नागरिकों की भागीदारी रखता है। सत्ता पक्ष भी कोशिश करता है बड़े बड़े सम्मेलन करके और जनता को अपने साथ जोड़ के रखता है। अमेरिका में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में चुनाव होने के बाद जो दल हार गया ना वो 4 साल तक रजाई लेके सो जाता है, उसका आम जनता से कोई मतलब नहीं होता। वो तब जागता कितने साल हो जाते हैं, पूरे 4 साल, क्योंकि वह आम जनता है ना वो राजनीतिक दलों में ज्यादा रुचि नहीं रखती। वहां कुछ इलीट्स होते हैं, वो दलों को चलाते रहते हैं, वही सारी नीतियां निर्धारित करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज करके हम तब देखेंगे। तो अमेरिका जैसे देशों में और बहुत सारे पाश्चात्य देशों में यही हुआ कि लोकतंत्र बेंजामिन बार्बर कैसे हो गए, कमजोर हो गए। यहां राजनीतिक दलों ने कोशिश ये की कि जनता अपने तक सीमित रहे, अपने अपने हिसाब से लोकतंत्र को चलाते रहे। तो जनता की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित नहीं किया गया। तो परिणाम स्वरूप लोकतंत्र सिर्फ कहां तक सीमित हो गया, वोट डालने तक सीमित हो गया। लेकिन वोट डालना तो लोकतंत्र नहीं होता। बार बार विरोध करना, समर्थन करना, रैलियां निकालना, हर मुद्दे के ऊपर बोलना, अपने प्रतिनिधि को बार बार परेशान करना, ये होता है अच्छे लोकतंत्र की निशानी। तो उसमें नागरिक हमेशा सक्रिय रहते हैं, वो होता है बेटर लोकतंत्र। स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी तो वो होती है। लेकिन डेमोक्रेसी को सिर्फ कहां तक सीमित कर दिया गया, वोट डालने तक। लोग निष्क्रिय हो गए, तो कमजोर लोकतंत्रों का विकास हुआ। परिणाम क्या निकला कि लोग जब भागीदारी नहीं करते, राजनीतिक भागीदारी, या उनको मौका नहीं दिया जाता, या उनके समझ में नहीं आता कि क्या करें, तो वो कुछ ना कुछ खुरापात तो करते हैं। तो अमेरिका में ऐसी बहुत सारी खुरापातें हुई। लोगों में जब निराशा आई तो फिर वहां वियतनाम युद्ध हो रहा था अमेरिका, तो लोग परेशान हो गए, क्यों लोगों तो बोलना था, सरकार का विरोध करना था। विरोध का कोई और तरीका है नहीं, आप भागीदारी करने नहीं दे रहे हो। तो जगह जगह वियतनाम जो पूरा लड़ाई हो रही थी, तो बेंजामिन बार्बर भी उसमें शामिल था, नोम चोम्स्की उसमें शामिल था। इन्होंने वियतनाम वार के खिलाफ लिखना शुरू कर दिया कि अमेरिका ने वियतनाम में जो हस्तक्षेप किया है 1954 के बाद, वो ना बहुत ही गलत है। क्यों एक निर्दोष देश के नागरिकों को अमेरिका तानाशाही पूर्वक तरीके से मार रहा है। तो वियतनाम युद्ध का पूरे देश में विरोध हुआ। सोवियत भी असंतुष्ट हो गए कि हमने ये सोचा था ये देश हमारा है, हमें तो भागीदारी का क्या नहीं मिल रहा, मौका नहीं मिल रहा। तो उन्होंने नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू कर दिया। रोजा पार्कर और ये हमने देखा था मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व में। वहां जो असोवियत युवा थे उन्होंने ब्लैक पैंथर आंदोलन शुरू कर दिया। 1968-70 तक आते तो वहां हिप्पी कल्चर हावी हो गई। हिप्पी कल्चर का तात्पर्य कि युवा निराश हो गए। अब वो सिगरेट पीते, गांजा पीते, बड़े बड़े बाल बढ़ाते और वो लेके गिटार और कहीं भी पी के समय कर ये कर रहे हैं। हाँ, छोरियां भी झूम रही है, छोरे भी झूम रहे हैं। आनंद आ रहा है कि हमने सारी वर्जनाएं तोड़ दी है, हमने सारी परंपराओं को भंग कर दिया है, हमसे बड़ा कोई भी नहीं है, हम चौड़े हैं और गलियां संकड़ी है। तो ये सब कुछ चला। तो इसका तात्पर्य है कि अच्छी चीजों के ऊपर बहस नहीं हो रही थी। राजनीतिक चर्चा परिचर्चा अगर होती, लोगों को गुस्सा फोड़ने का मौका मिलता, तो लोग इतने उग्र नहीं होते।
तो फिर वहां धीरे धीरे ये देखा गया कि वास्तव में इन चीजों को शांत करना, ऐसी चीजों को, तो कौन सा लोकतंत्र लाना पड़ेगा? विमर्शी लोकतंत्र। दरअसल होता क्या, लोगों को ना बोलने दो। भारत के लोग भले ही भूखे हैं, लेकिन शाम को 4 गालियां निकाल के ना महापुरुष को सोते हैं तो क्या आ जाता है? आनंद आ जाता है। तो ये बोलना देना चाहिए लोगों को। बोलने से लोगों को हबड़ास निकलती है बाहर, और फिर उनको आनंद की अनुभूति होती है, वो संतुष्ट हो जाते हैं। बुद्ध तब आता है जब आवाजों को दबाया जाता है। तो आवाजों को बोलने का मौका दो। तो फिर कौन से लोकतंत्र की चर्चा हुई कि लोकतंत्र ना विमर्शी होना चाहिए। तो फिर लोकतंत्र ना 2 प्रकार का है। तो एक विमर्शी लोकतंत्र है, पुराने वाले लोकतंत्र से किस प्रकार से अलग था? तो एक होता है बहुमतीय लोकतंत्र या जनमतीय लोकतंत्र, और एक होता है विमर्शी लोकतंत्र। ये तो चर्चा कर रही है। ये कौन सा लोकतंत्र होता है? जनमतीय लोकतंत्र ये कहता है, या इसको रेफरेंडम या प्लेबिसाइट वाला लोकतंत्र कर लो। ये लोकतंत्र ये कहता है कि आप किसी भी मुद्दे के ऊपर निर्णय करेंगे तो उससे पहले लोगों की क्या कराओ जी? ये वोटिंग कराओ। उससे पहले कोई भी काम जनता से पूछ के करो, उसकी क्या कराओ? वोटिंग कराओ। तो ये जनमत संग्रह है। इसको आप क्या बोलते हैं? जनमत संग्रह। तो ये जनमत संग्रह लोकतंत्र होता है कि हर मुद्दे के ऊपर जनता से क्या करा लो? पूछ लो, उसे वोटिंग करवा लो। तो ये हो गया जनमत संग्रह लोकतंत्र। तो जनमत संग्रह लोकतंत्र बार बार काय के ऊपर बल देता है? वोट के ऊपर बल देता है। तो जनता को एक ही तरीका है, जनता को ये फील होना चाहिए कि जो कुछ कर रही है वो कौन कर रही हूं? मैं कर रही हूं। तो उनसे क्या दिलवा लो? वोट दिलवा। तो एक दिन आंख बीच के आएगी और वोट डाल के चली जाएगी। ये कहता है विमर्शी लोकतंत्र बोला नहीं, ऐसे मत करो। ये लोकतंत्र अच्छा नहीं होता कि वोट देना। वोट तो कोई भी दे सकता है, इसमें क्या है? मुद्दा ये है कि जनता को टॉक सेंट्रिक करो, बातचीत कराओ, जनता को विचार विमर्श के लिए क्या करो? प्रेरित करो। कोई भी कानून बनता है ना, तो ये मत को ये फला कानून है, आओ और ये बताओ कि इसको लागू करें या नहीं करें। उससे पहले ना उसके ऊपर चर्चाएं परिचर्चाएं शुरू करवा दो कि फला कानून है, अब ये बताओ इसमें कमियां हैं या ये कानून अच्छा है। जगह जगह इसमें सम्मेलन बुलाओ, सेमिनार्स बुलाओ, लोगों के मोहल्ला मीटिंग बुलाओ और उस कानून का पूरा प्रचार करो। लोगों को उसके ऊपर बोलने का मौका दो, लोगों को आपस में विचार विमर्श करने दो। तो ये है कौन सा? टॉक सेंट्रिक। तो ये विमर्शी लोकतंत्र है, ये क्या बताने के लिए? वोट सेंट्रिक की बजाय ये टॉक सेंट्रिक, ये बातचीत केंद्रित है। इसी इसका नाम क्या है? विमर्शी लोकतंत्र है। तो ये विमर्शी लोकतंत्र 1980 के दशक से आना शुरू हुआ, 1990 के दशक तक आते आते ये पीक पे पहुंचा। तो वो है विमर्शी लोकतंत्र। आज हम इसी विमर्शी लोकतंत्र की चर्चा कर रहे हैं। हम आगे और समझेंगे कि ये चाहता क्या है। विमर्शी लोकतंत्र, विमर्शी लोकतंत्र, ये जो शब्दावली है डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी, एक लेख लिखा था 1980 में, और व्यक्ति था जोसेफ वासेट, यूएस का। इसने एक लेख लिखा था, उसमें इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया था, जोसेफ वासेट। फिर एक एक करके विद्वान जुड़ते गए और ये इस मुद्दे को बढ़ाते गए। 1994 के आसपास एक पुस्तक आई थी, पॉलिटिकल लिबरलिज्म। ये पुस्तक आई थी पॉलिटिकल लिबरलिज्म, जॉन रोल्स की। अच्छा, एक छोटी सी चर्चा करते हैं। थ्योरी ऑफ जस्टिस ही ले लेते हैं, इसकी छोड़ते हैं। थ्योरी ऑफ जस्टिस में न्याय के नियम डिसाइड करने हैं। कितने नियम? 2 नियम डिसाइड करते, जो बाद में डिसाइड हुए। ये कैसे होते हैं? विवेकशील वार्ताकार होते हैं। तो वार्ताकार कौन होता है? जो आपस में क्या करते हैं? बातें करते हैं। विवेकशील वार्ताकार समान दर्जे के अंदर बात करते हैं, कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता। कोई छोटा बड़ा क्यों नहीं होता? अज्ञान का पर्दा होता है, अज्ञान के पर्दे में सारे लोग क्या होते हैं? बराबर। तो विवेकशील वार्ताकार समानतापूर्ण रहते हुए, बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी विशिष्ट पहचान के आपस में चर्चा करते हैं, और पूरी चर्चा करने के बाद अंत में न्याय के 2 नियम डिसाइड करते हैं। तो यही हुआ
मुद्दे का डिसाइड किससे हुआ? विमर्श से हुआ, आपसी चर्चा और परिचर्चा, खुली चर्चा परिचर्चा, कोई असमानता नहीं थी, कोई रोक नहीं थी। तो ये जॉन रोल्स भी किसका समर्थक है? विमर्शी लोकतंत्र का समर्थक है। फिर दो विद्वान और है, कोहेन व रोजर्स। इनकी पुस्तक याद हो जाए तो ठीक है, वरना कोई जरूरी नहीं। ऑन डेमोक्रेसी, हाँ ये विद्वान याद रखने पड़ेंगे, जीए कोहेन और कार्ल रोजर्स। कोहेन और रोजर्स, इसको कई बार समय मार्क्सवाद के साथ भी पढ़ते हैं, कोहेन व रोजर्स। अंत में और बताऊंगा कौन कौन से वास्तव में जरूरी है याद रखने। फिर एक है एनी गटमन या गुटमन और थॉम्पसन, एक ये विद्वानों का समूह है। इनकी पुस्तक है डेमोक्रेसी एंड डिसएग्रीमेंट। एग्रीमेंट समझौता, डिसएग्रीमेंट समझौता टूटना। डेमोक्रेसी एंड डिसएग्रीमेंट, ये भी, ये तो थोड़ा याद कर लेना, डेमोक्रेसी के ऊपर है। डेमोक्रेसी एंड डिसएग्रीमेंट। सबसे महत्वपूर्ण किताब और सबसे बड़ा विचारक है, इसका जो समर्थक है वो है हेबरमास। हेबरमास को कहां पढ़ा है आपने? जब हम फ्रैंकफर्ट स्कूल पढ़ते हैं और आलोचनात्मक सिद्धांत पढ़ते हैं, नव मार्क्सवाद का, तब हम पढ़ते हैं हेबरमास को, जो सेकंड पीढ़ी का नव मार्क्सवादी है हेबरमास। जर्मनी का विद्वान है हेबरमास। इसकी पुस्तक है बिटवीन फैक्ट्स एंड नॉर्म्स। एक व्यक्ति और है, जॉन ड्राइजेक। जॉन ड्राइजेक और कर लेते हैं धीरे धीरे। जॉन ड्राइजेक थोड़ी देर में वापस याद हो जाएगा। जॉन ड्राइजेक और एक थिंकर और है। जॉन ड्राइजेक की पुस्तक का नाम है डिस्कर्सिव डेमोक्रेसी। डिस्कर्सिव वही होता है डिस्कोर्स करना, विमर्शी। डिस्कर्सिव डेमोक्रेसी या डिस्कर्सिव डेमोक्रेसी, तर्कमूलक लोकतंत्र। ये आपने को इतना ही याद रखना है, किताबें कई बार नहीं याद होती, लेकिन ये किताब तो याद है। पॉलिटिकल लिबरलिज्म, सबसे जरूरी इस पूरा प्रकरण करेंगे ना, उसमें तो ये नाम याद रखना पड़ेगा, जोसेफ वासेट, क्योंकि ये जो अपना टॉपिक विमर्शी लोकतंत्र, नाम ही किसका दिया हुआ है? जोसेफ वासेट का दिया हुआ है। बाकी वो नाम आप जरूर याद रखने का सकना, जिसका पहले बहुत बार सुन रखा है आपने। किसका नाम सुन रखा? जॉन रोल्स का। और एक आपने नाम सुन रखा बार बार, हेबरमास का। बाकी इनको भूल जाते हैं एक बार, कोहेन रोजर्स को, एनी गुटमन और थॉम्पसन को याद रखते हैं। एक नया नाम आज याद करते हैं, जॉन ड्राइजेक का। उसकी पुस्तक है डिस्कर्सिव डेमोक्रेसी, तार्किक या तर्कपूर्ण लोकतंत्र। ये इसके समर्थक हैं, विमर्शी लोकतंत्र के। अब सब कुछ भूल जाते हैं, दो याद करते हैं, जोसेफ वासेट और जॉन ड्राइजेक। जॉन ड्राइजेक की पुस्तक है डिस्कर्सिव डेमोक्रेसी। सीधा ही आ जाएगा कि डिस्कर्सिव डेमोक्रेसी है ना, ये शब्दावली आ जाएगी, बताओ किसकी है? ये इसके बहुत ही ज्यादा चांस है इस शब्दावली के आने के। डिस्कर्सिव डेमोक्रेसी इतना ही लिखा आएगा। तर्कमूलक लोकतंत्र, विमर्शी लोकतंत्र शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था? जोसेफ वासेट। दो चीजें अब याद हुई, बाकी भी धीरे धीरे याद हो जाएगी। अब जहां हम एक तरफ चर्चा कर रहे हैं, जोसेफ वासेट नाम दे रहा है डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी, वहीं ऐसे ही लोकतंत्र को जॉन ड्राइजेक क्या कह रहा है? डिस्कर्सिव डेमोक्रेसी। अब हम देखेंगे इसकी और नाम क्या क्या है, फिर हम और मुद्दे को गहराई से समझेंगे। कुछ विद्वानों ने इसी विमर्शी लोकतंत्र को कुछ और नाम देने की कोशिश की है। विमर्शी लोकतंत्र, पहले फैक्ट्स कर लें,
फिर समझ लें, फिर दोबारा फैक्ट्स याद करवा दूंगा। अभी तक हमने एक ही जॉन ड्राइजेक और डिस्कर्सिव डेमोक्रेसी, एक नई चीज याद की, एक नाम जोसेफ वासेट का किया है। अब ये तो आपके नाम याद हो गया, जॉन ड्राइजेक। ये कह रहा है डिस्कर्सिव डेमोक्रेसी, एक नाम ये याद हो गया। अब देखिए कुछ अलग होगा, नाम तो ऐसा ही होगा लेकिन वो बदल जाएगा। एक है मेरियम यंग। मेरियम यंग को कहां कर रहे थे? हाँ, जब इसका जस्टिस एंड पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंसेस, बहुसंस्कृतिवाद में मेरियम यंग को खूब बार किया पढ़ने, विभिन्नता की, ये नाम ऐसी पुस्तक का, पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंसेस, जस्टिस एंड पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंसेस, विभिन्नता की राजनीति। मेरियम यंग की बहुसंस्कृतिवाद में खूब चर्चा की है। ये जो इस विमर्शी लोकतंत्र को नाम देती है वो है कम्युनिकेटिव डेमोक्रेसी। कम्युनिकेशन क्या होता है? आपस में क्या करना? बातचीत करना। बस इसे नाम डेलिब्रेट, दरअसल ये सारा संकट खड़ा हुआ है इंग्लिश शब्दों का, आप झंझट हटाइए। जोसेफ वासेट बातचीत वाले लोकतंत्र को, जहां सारे लोग बातचीत करते हैं सार्वजनिक मुद्दों के ऊपर और उस मिल बैठ के और आम सहमति के ऊपर आते हैं, कोई भी एक वर्ग पूरे विमर्श पे कब्जा नहीं कर पाता। अब हुआ क्या था, पूरा ये जो किसान आंदोलन चला ना, तो एक विशिष्ट वर्ग ने पूरे विमर्श के ऊपर कब्जा कर लिया। ये तो शुक्र था सोशल मीडिया था, इसलिए विमर्श जिंदा रह गया। किसान अपनी बात आम आदमी तक पहुंचा पाए, वरना आम आदमी के मन में यह छवि बना दी गई थी कोई किसान आंदोलन नहीं है, बल्कि पंजाब के खालिस्तानियों का आंदोलन है, जिन्होंने एक दिन तो निशान साहब का झंडा कहां लगा दिया था? लाल किले पे लगा दिया था, भारत माता की बेइज्जती कर दी, ये वो। पर हुआ क्या कि वो उनके आदमी थे, बाद में लोगों को पता चल गया, तब संकट आ गया। वरना इस पूरे विमर्श को एक निश्चित मोड़ देके और ये कहा गया था कि दिल्ली के लोगों को मारा जा रहा है, कुछ गुंडे चारों तरफ से क्या हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं। तो इसका तात्पर्य यह था कि जो स्वतंत्र विचार विमर्श होना था, जनता को सही बातें पता चलनी थी, वो पता नहीं चलती। तो होना क्या चाहिए? विमर्शी लोकतंत्र कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति की आवाज स्वतंत्र और स्वायत्त रूप से पहुंचनी चाहिए। कुछ ही वर्ग, कुछ ही समूह पूरे बातचीत को अपनी तरफ केंद्रित नहीं कर लें, बल्कि सब समूहों की बातें सुनी जानी चाहिए। संकट कब आता है? संकट तब आता है जब पूंजीवाद हावी होता है। पूंजीवाद हावी होता है तो न्यूज़पेपर्स और मीडिया के ऊपर कब्जा कर लेता है, फिर लोग उसी मुद्दे के ऊपर चर्चा करते हैं जिस मुद्दे पे पूंजीपति चाहते हैं। तो पूंजीपति काय पे चाहेंगे? पूंजीपति चाहेंगे कि फेयर एंड लवली की बजाय पुरुष कौन सी वो लगाएं, फेयर एंड हैंडसम लगाएं। ये है मुद्दा, ये गंभीर मुद्दा है, इस पे बहस करो आप, है ना। और मुख्य मुद्दों को भुला देते हैं। बेरोजगारी कितनी है, गरीबी कितनी है, कितने % लोग गरीब और हो गए हैं, कितने लोग ना सर्दी से मर गए, ये मुख्य मुद्दा नहीं है। तो आपके विमर्श को डिसाइड कर रहे हैं वो कुछ पूंजीपति और उद्योगपति, उनसे ना मुक्त करना है विमर्श को। तब कौन सा लोकतंत्र आया? विमर्श, जहां हर एक व्यक्ति बढ़ चढ़ के और सार्वजनिक मुद्दों के ऊपर चर्चा करता है, तब विमर्शी लोकतंत्र आता है। तो मेरियम यंग कहती है कि ये क्या है? ये तो कम्युनिकेशन, सारे लोग आपसे कम्युनिकेशन करते हैं, वार्ता करते हैं, बातचीत करते हैं। जॉन ड्राइजेक इसको तर्कमूलक लोकतंत्र बोलता है। डिस्कर्सिव होता है तर्कमूलक, जिसमें सारे लोग अपने पक्ष में क्या करते हैं, तर्क करते हैं। फिर एक और है फिलिप पेटिट। फिलिप पेटिट बोलता है इसको संघर्षपूर्ण लोकतंत्र। संघर्षपूर्ण लोकतंत्र। अब एक विचार और बच गया, हाँ, सिमोन चैम्बर्स, यही है। सिमोन चैम्बर्स, इसके अलग शब्द का प्रयोग है, वो रीजनेबल, रीजनिंग से क्या बन गया,
रीजनेबल, रीजनेबल तर्क बुद्धि। आप रीजनिंग होती है ना, तर्क बुद्धि बोलते हैं, या तार्किक या तर्क बुद्धि, रीजनेबल डेमोक्रेसी। कोई शाब्दिक हेर फेर हो जाए ना इंग्लिश में देख लेना। ये कौन सी डेमोक्रेसी? वही जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी तर्क बुद्धि का क्या करता है, प्रयोग करता है। तो देख इन दोनों में फर्क है। इसका हिंदी अलग होगा, ये होगा तर्कपूर्ण और ये होगा तर्क बुद्धि। तो कुल मिला के ये शब्द है ना, हरेक ये सारे चीजें ले दे के आपस में क्या करनी है, बातचीत करनी है। टॉक सेंट्रिक मुद्दा है, चाहे आप इसको डिस्कर्सिव में तर्क करते हैं, कम्युनिकेशन में आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। आपसी बातचीत के द्वारा विभिन्न मुद्दों के ऊपर क्या किया जाता है, संघर्ष यानी बातचीत की जाती है। ये नहीं झगड़ा नहीं, इसका तात्पर्य संघर्षपूर्ण लोकतंत्र। एक होता है सहमतिपूर्ण लोकतंत्र, एक होता है संघर्षपूर्ण लोकतंत्र। सहमति में तो क्या होता है कि कुछ वो वर्ग है ना, वो हावी होकर और दूसरों से क्या प्राप्त कर लेते हैं, सहमति। यहाँ हर एक व्यक्ति को अपनी आवाज उठाने का क्या मिलता है, मौका मिलता है। और एक रीजनेबल तर्क बुद्धि वाला लोकतंत्र, ये आता है मिलान करना सिद्ध है। तो आप ज्यादा नहीं याद रख पाए ना, तो एक व्यक्ति को किसको याद रखें, जॉन ड्राइजे को, ये तो जरूर याद रखें क्योंकि इसकी पुस्तक है कौन सी, डिस्कर्सिव। और एक याद रखें मेरियम यंग को, ये करती है कम्युनिकेटिव डेमोक्रेसी, या इसको संचारात्मक लोकतंत्र नाम है इसका। तो ये इस विमर्शी लोकतंत्र के भांति भांति के नाम है जो आप इंग्लिश में करना, आप हिंदी में इनको मत करना, इंग्लिश में कर लेना। 4 शब्द है, 1-2 बार लिखोगे तो याद हो जाएंगे। फिर अगर आप भूल जाते हो ना 10 दिन बाद, तो आप ये देखोगे कि आप एक नाम को अच्छी तरह से करोगे तो चारों की सीक्वेंस अपने आप बैठ जाएगी। तो ढंग से याद किया हो ना, अपने आप याद आ जाता है एट ए टाइम। जैसी मानसिक केंद्रता आती है ना और क्वेश्चन सामने आता है तो चीजें अपने आप ही सेट बैठ जाती है। तो जैसा भी है कोई छवि बना लेना इनकी, है ना, और फिर उसको सेट कर लेना। तो ये हमने विमर्शी लोकतंत्र के भांति भांति के नाम किए। अब मैं इनको हटा देता हूं। अब आपने एक बार देखना मत, आप इसमें से ज्यादा नहीं तो 1-2 नाम तो जरूर सही बता दोगे। ये संघर्षपूर्ण लोकतंत्र किसका है, फिलिप एटिट का है। ये डिस्कर्सिव वाला जॉन ड्राइजे का है। ये रीजनेबल वाला सिमोन चैम्बर्स का है। वो याद हो जाएगा धीरे धीरे। अब तो एक ही बचा है, मेरियम यंग। हाँ, आपने कहा गुरु जी ये ठीक है, हम तो इससे कम्युनिकेशन करेंगे, है ना। ये कई छोरों ने तैयारी कर लिया है ना, ये ठीक है कम्युनिकेशन, और इससे तो हम बहस पक्की करेंगे। विमर्शी लोकतंत्र। अब अपन इसको समझना शुरू करते हैं। अभी हमने सिर्फ तथ्य किए थे। जोसेफ वासेट की चर्चा की थी, जो इससे शब्द दिया। समर्थक देखे तो रोल्स भी था, हेबरमास भी था, कोहेन रोजर्स भी था और एनी गुटमन भी था। याद नहीं रहे तो हेबरमास याद है, रोल्स याद है, 2 तो याद है, 2 ही बहुत है एक बार। अब अपन देखें कि ये ना इसका अर्थ समझते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में ये विमर्शी लोकतंत्र कहना क्या चाह रहा है। विमर्शी लोकतंत्र कहना चाह रहा है कि विमर्शी लोकतंत्र एथेंस के लोकतंत्र से प्रभावित है। नंबर 1, एथेंस के लोकतंत्र में क्या था, यही था। एथेंस में जो पेरिकलीस था ना, उसने विचार अभिव्यक्ति की क्या दे दी थी, स्वतंत्रता, कि आओ और सारे लोग विभिन्न सार्वजनिक मुद्दों पे बहस करो। इसी का परिणाम निकला था कि वहां कुछ स्वतंत्र आवाजें पैदा हुई थी। वही एक परंपरा चली आ रही थी जो पेरिकलीस ने स्थापित की थी। तभी सुकरात पैदा हुआ, स्वतंत्र विचारों के साथ प्लेटो पैदा हुआ, और तब अरस्तु पैदा हुआ। तो ये एथेंस का जो पेरिकलीस वाला लोकतंत्र था ना, वहां से मूल प्रेरणा ग्रहण करता है और उसके बाद है ना ये फिर प्रभावित होता जाता है। तो फिर हम कहते हैं कि ये प्रभावित है अरस्तुवादी गणतंत्र से, फिर ये प्रभावित है रूसों से भी प्रभावित हो जाएगा। एक और बड़ी जोरदार है, इसमें हम चर्चा करते हैं हन्ना आरेंट की। हन्ना आरेंट से क्या सीखेगा, ये एक्शन सीखेगा और सार्वजनिक क्षेत्र में गतिविधियां, पब्लिक स्फीयर और एक्शन। पब्लिक स्फीयर क्या है, एक तो निजी क्षेत्र होता है हमारा, निजी दायरा, जिसमें हम अपने लिए काम करते हैं, अपने लिए हम लेबर करते हैं और अपने लिए वर्क करते हैं। दूसरा होता है सार्वजनिक दायरा, जिसमें हम दूसरों के लिए काम करते हैं, वो है पब्लिक स्फीयर। इसमें जो काम किया जाता है उसको वो क्या बोलती है, एक्शन बोलती है, वो एक्शन होता है। तो पब्लिक स्फीयर और एक्शन किसका, हन्ना आरेंट का।
एक्शन तो गतिविधि है, ये क्षेत्र है पब्लिक स्फीयर। तानाशाही यहां तभी रुकती है जब पब्लिक स्फीयर में लोग क्या करते हैं, एक्शन करते हैं। अगर चुप हो जाते हैं, बात नहीं करेंगे, विरोध नहीं करेंगे, तो तानाशाह क्या हो जाएंगे, हावी हो जाएंगे। रूसो की सामान्य इच्छा में प्रत्येक व्यक्ति क्या करेगा, भागीदारी करेगा। अरस्तुवादी गणतंत्र में यही होता है कि नागरिक वो होगा जो सार्वजनिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी करेगा, बातचीत करेगा। जेएस मिल से भी थोड़ी सी प्रभावित है। जेएस मिल का एक लोकतंत्र है विकासात्मक लोकतंत्र। विकासात्मक लोकतंत्र में हम अपने आंतरिक गुणों का विकास करते हैं, अपने विभिन्न प्रकार की चीजें सीखते हैं हम, बशर्ते कि हम काय में भाग लेते हैं, लोकतांत्रिक गतिविधियों में। वो कहता है महिलाओं को बिना वोट का अधिकार दो, तो इससे महिलाओं के अंदर भी क्या होगा, अच्छे गुणों का विकास होगा। अगर महिलाएं राजनीति में भाग लेगी तो हम देखें परिवारों का माहौल भी क्या हो जाता है, लोकतांत्रिक हो जाता है, तो निर्णय भी अच्छे होते हैं। तो लोकतंत्र में अगर अपन भाग लेते हैं तो हम बहुत सारी नई नई चीजें और बहुत सारे गुण हमारे अंदर आते हैं। सार्वजनिकता का गुण आता है, मिल का विकासात्मक लोकतंत्र, ये इसको भी मिक्स करता है, विकासात्मक लोकतंत्र को भी। सबसे ज्यादा ये प्रभावित है हेबरमास की एक थ्योरी है, इसलिए हम कह रहे हैं कि हेबरमास प्रमुख समर्थक है किसका, विमर्शी लोकतंत्र का। हेबरमास है तो नव मार्क्सवादी आलोचनात्मक सिद्धांत शास्त्री है, लेकिन ये कौन से लोकतंत्र का समर्थक करता है, विमर्शी लोकतंत्र का। इसकी एक बहुत ही जोरदार टर्म है, आइडियल स्पीच कम्युनिटी। सॉरी, एक कम्युनिटी लिख लेना, कंडीशन ही बता दूंगा। आइडियल स्पीच कम्युनिटी, पहले तो हम इसको देखते हैं, आइडियल स्पीच कम्युनिटी क्या होती है। एक ऐसी कम्युनिटी जिसमें बोलने की आदर्श स्थिति होती है। अब ऐसी स्थिति देखनी हो ना, तो आप अभी तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में क्या कोरोना लग गया, इसलिए वहां एक वो लाइब्रेरी बने, सेंट्रल लाइब्रेरी, उसके उस साइड में बैंक और वो बने हुए कोऑपरेटिव, वो उसको कोऑपरेटिव स्टोर बोलते हैं। कोऑपरेटिव के आगे वहां एक चाय की थड़ी है, वो आजकल गोल गोल सी बाजू रोटी खिलाने लग गया था। मुझे अच्छी तरह याद है कि हम वहां जब पोस्ट ग्रेजुएशन उसके बाद का जो हमने काल उन थड़ियों पे बिताया है, वहां सुबह से शाम तक जो हम रगदेड़ते थे नेतागिरी को, क्योंकि हम गांव से आए थे, तो हमारे और कोई रुचि का विषय, तो छोरियां तो मुंह को लगाती बने, तो वो विषय तो क्या था, वो तो कट था। तब विषय बच कितना गया, एक। भाई पुरुषों के रुचि के 2-3 विषय ही होते हैं, ठीक है। एक तो मैंने ये बताया, ये तो साफ हो गया। अब बचा क्या, एक तो क्रिकेट बच गया जो हम खेलते, नहीं तो क्यों हम वॉलीबॉल और फुटबॉल वाले वो खिलाड़ी थे, या मैं साइकिलिंग किया करता था। दूसरा बच गया क्राइम, तो वो हम ना ग्रेजुएशन के दौरान कर कुरा के धाप चुके थे, उसमें भी रुचि नहीं थी। फिर बचा क्या, पॉलिटिक्स। सुबह से शाम तक राजनीतिक मुद्दों के ऊपर इतनी बहस करते थे, भूल जाते थे और लड़ाई कर लेते थे, पसीना आ जाता था विभिन्न मुद्दों के ऊपर, और ना शाम तक अंत तक जाते जाते तो अमेरिका के राष्ट्रपति की कमियां बता देते थे इतने भावुक हो जाते थे, 10-20 चाय पी जाते थे ना। वो क्या थी, आइडियल स्पीच कम्युनिटी। सब अपना अपना स्वतंत्र विचार रखते थे, हर मुद्दे पर कोई किसी को दबाता नहीं था। कोई दबाने की कोशिश करता था, सामने वाला गुस्सा हो जाता था, खड़े हो जाते थे, मैं ही बैठेंगे, और कई बार गिलास फेंक देते थे। ये थी आइडियल स्पीच कम्युनिटी। इस आइडियल स्पीच कम्युनिटी में क्या होता था, आइडियल स्पीच कंडीशन थी कि कोई किसी को बोलने से रोकेगा नहीं। दिक्कत यह है कि आइडियल स्पीच कम्युनिटी गड़बड़ हो रही है। वो गड़बड़ इसलिए हो रही है कि पूंजीपतियों ने क्या किया, धीरे धीरे संचार के साधनों के ऊपर कब्जा कर लिया और लोगों की को टाइप्ड कर दिया। लोग वही सोचते हैं जो वो पूंजीपति चाहते हैं। तो उनके लिए किसान मुद्दा नहीं है। एक दिन अगर शेयर बाजार में थोड़ी सी क्या आ गया, स्लो डाउन आ गया, तो हम सब चर्चा करने लगते हैं, अरे यार आज तो गड़बड़ हो गई, शेयर बाजार क्या आ गया है, नीचे आ गया। हम जानते नहीं शेयर बाजार होता क्या है, चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमें चर्चा कौन करवा रहा है, हमारा दिमाग अब स्वतंत्र है नहीं है। हमें तो हमसे अधिकांश तो यहाँ बैठे हैं, हम तो खेती और किसानों के बैठे हैं, हम क्यों चर्चा करें शेयर बाजार की, हम तो जानते नहीं उनके बारे में, व्यापारियों का काम है, उद्योगपतियों का काम है। फिर कहते हैं भाई यार तो बड़ा यार भारी
राष्ट्रद्रोह, राष्ट्र संकट आ गया। क्या हो गया कि अंबानी जो पहले नंबर पे चल रहा था कितने नंबर पे आ गया है, तीसरे पे आ गया। और रिलायंस के शेयर क्या होने बहुत ही ज्यादा नीचे गिरे, ऐसे लग रहा है घर भी करा है जैसे। तो जैसे शेयर्स नीचे आते हैं ना अपना हार्ट क्या होने लगता है, ऊपर नीचे होने लगता, भाई मर गए, मर के आ गए, अपने मतलब ही नहीं उससे। क्योंकि ये सारी चीजें निर्धारित कौन कर रहा है, वो पूंजीपति कर रहा है, जो जिससे हमारे दिमाग पे नियंत्रण कर लिया। अब कोई आइडियल स्पीच कंडीशन नहीं है, हम वही बातें करते हैं, वही सोचते हैं जो बड़े लोग और पूंजीपति हमसे सोचने के लिए कह रहे हैं। तो फिर क्या होता है, तो इसका मतलब हम विभिन्न मुद्दों पे, जो जनता से जुड़े मुद्दे, जो हमारे मुद्दे हैं, उनके ऊपर हम चर्चा ही नहीं करते। तो हेबरमास कहता है कि इसके लिए फिर बचने का एक ही तरीका क्या होनी चाहिए, आइडियल स्पीच कम्युनिटी होनी चाहिए और आइडियल स्पीच कंडीशन होनी चाहिए, जहां हम हर उस सार्वजनिक मुद्दे का जो हमसे संबंध रखता है हम उसके ऊपर चर्चा करें। तो ये हेबरमास की आइडियल स्पीच कम्युनिटी है। अब ये एक इसकी छोटी शब्दावली आप चाहें तो कर लेना, जॉन ड्राइजेक की। ये एक डिस्कर्सिव या डेलिब्रेटिव टर्न की चर्चा करता है कि चुनाव से पहले ना मोहल्ले मोहल्ले में, गली गली में, गांव गांव में चर्चाएं और क्या होनी चाहिए, परिचर्चाएं। अब जॉन ड्राइजेक के साथ दिक्कत क्या है, वो कभी झुंझुनू आया हुआ नहीं है। अगर जॉन ड्राइजेक एक बार झुंझुनू के गांव थड़ी पे आ जाता ना तो कभी इस शब्द को ही भूल जाता, कौन से को, ये हाँ डेलिब्रेटिव टर्न। वो कह रहा है कि चुनाव से पूर्व व्यापक रूप से राजनीतिक मुद्दों पे, राजनीतिक दलों पे, उनकी गतिविधियों के ऊपर क्या होनी चाहिए, पूरी चर्चा। आप विश्वास नहीं करेंगे, झुंझुनू के अंदर हर एक आदमी जो दूसरे से मिलेगा ना, चुनाव हो चाहे नहीं हो, राजनीतिक मुद्दों पे चर्चा करेगा। मतलब इतना ज्यादा वो डीप तक जानते हैं। कोई भी ना, कोई बूढ़ा भी आदमी है जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, थोड़ी सी समय बाद ना मोदी का और ट्रंप का संबंध बता देगा आपसे, संबंध क्या है, दोनों कब मिले थे, कुछ ने हाउडी मोदी, हाउड़ा मोदी, सारा बता देगा वो, है ना, ये सब कुछ बता देगा। मोदी ने एक गलती कर दी, उसको यहां ले आया, अमेरिका से ऐसे प्रभाव पड़ेगा, अब मोदी अमेरिका जाएगा तो उसके साथ जो बाइडेन क्या करेगा, भैया तू तो ट्रंप के साथ यहाँ कर रखियो, इतनी वो बहस करते हैं। तो ये कौन सा मुद्दा है, ये है डेलिब्रेटिव टर्न। ये नाम किसने दिया है, जॉन ड्राइजेक ने। वास्तव में मैंने जितनी जागरूकता झुंझुनू के लोगों में राजनीतिक रूप से देखी ना, और कहीं भी नहीं देखी। जॉन ड्राइजेक, इतनी जागरूकता के बावजूद भी सबसे बड़े नेता थे नागौर और जोधपुर के होते हैं, देख लो। नेतागिरी करना वो जानते हैं, ये बहस करना जानते हैं। जॉन ड्राइजेक विमर्शी, ये इसको टर्न को क्या बोल रहा है, परिवर्तन। टर्न लेना, परिवर्तन कर देना, विमर्शी परिवर्तन। ये शब्दावली पूछ लेते हैं कई बार कि इस डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी में इस शब्दावली का प्रयोग कौन कर रहा है, और ये शब्दावली किसकी, आइडियल स्पीच कम्युनिटी और कंडीशन, हेबरमास की। तो कुछ शब्दावलियों की अपने सीख ली, तो ना इन लोगों से प्रभावित है ऐसे ऐसे। अब हम देखेंगे इस डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी में कितनी चीजें घुस सकती है। तो इसमें ना दो प्रकार का लोकतंत्र घुस सकता है, एक तो उदार लोकतंत्र और एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र। उदार लोकतंत्र, उदार लोकतंत्र या शास्त्रीय लोकतंत्र कह लो उसको। तो ये जो विमर्शी लोकतंत्र है, इसमें दो प्रकार के लोकतंत्रों को आपस में मिलाना पड़ेगा। एक है उदार लोकतंत्र। उदार लोकतंत्र में एक विशिष्टता होती है कि सभी लोगों को समान रूप से क्या मिले होते हैं, अधिकार मिले होते हैं, और सभी लोगों को समान रूप से स्वतंत्रताएं मिली होती है। अधिकार और स्वतंत्रताओं की यहां कोई कमी नहीं होती। दूसरा होता है फिर प्रत्यक्ष लोकतंत्र या एथेंस वाला लोकतंत्र। इस प्रत्यक्ष लोकतंत्र में यह होता है कि अब आपको इनका क्या करना है, मिलने से नहीं होता। अधिकार और स्वतंत्रता मिलने से क्या होता है, लोग उनका क्या नहीं करते, प्रयोग नहीं करते। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग सक्रिय भागीदारी करते हैं। तो आप इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हुए, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए आप राजनीतिक गतिविधियों में क्या करें, सक्रिय भागीदारी करें। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र सक्रिय भागीदारी का कहता है, और उदार लोकतंत्र अधिकार और स्वतंत्रताएं उपलब्ध कराता है। तो आप प्रत्यक्ष भागीदारी करते हुए अपने स्वतंत्रताओं और अधिकारों का पूरा क्या उठाएं, फायदा, और खूब सारी बातें करें। विभिन्न मुद्दों के ऊपर बहुमत जुटाने की बजाय आम सहमति जुटाने की कोशिश करें। सिर्फ बहुसंख्यक लोग अपनी नहीं चला पाए, बल्कि अल्पसंख्यक आवाजों को भी वो क्या दे, महत्व दे।
तो ये जब होता है तब कौन सा लोकतंत्र बनता है? विमर्शी लोकतंत्र। तो अब देखें कि ये फिर खिलाफत किसकी करता है। ये बहुत ही मजेदार चीज है। जब इसकी अपना विरोधी तत्व देखेंगे ना, फिर अपने को समझ में आ जाएगा कि विमर्शी लोकतंत्र आखिर कहना क्या चाह रहा है। तो आप इन सब में ना ये प्रभावित किससे? एथेंस के लोकतंत्र से। ये क्या चाहता है? अरस्तुवादी गणतंत्र। ये नागरिक सद्गुण चाहता है। नागरिक सद्गुण होता है वो नागरिक जो सार्वजनिक हित सोचता हुआ अपने अंदर सद्गुणों का, ईमानदारी का, इन चीजों का क्या करता है? विकास करता है। रूसो कहता है कि सक्रिय भागीदारी। वही आ गया, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होती है? सक्रिय भागीदारी। हन्ना अरेंटे का पब्लिक स्पीयर और एक्शन वाली गतिविधियां। मिल की तरह आप आंतरिक गुणों का विकास करो। जॉन ड्राइजे कह रहा है कि पूरी बहस करो। जॉन रोल्स भी कहता है कि न्याय के नियमों के ऊपर पहले विवेकशील वार्ताकार क्या करेंगे? आपस में बहस करेंगे। अब ये विमर्शी लोकतंत्र क्या नहीं है ये देखेंगे ना तब समझ में आएगा। कुछ ज्यादा नहीं करेंगे, 2-3 चीजें कर लेते हैं। विमर्शी लोकतंत्र बहुमतवाद नहीं है। उदार लोकतंत्र में जो सबसे बड़ी कमी पाई जाती है वो कमी डी टोकविले कह के गया है, वो है बहुमत की निरंकुशता, टायरेनी ऑफ मेजोरिटी। जो जिस वर्ग के लोग ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहां फर्स्ट पास्ट टू द पोस्ट चलता है, यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व है, तो भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, फिर वो ज्यादा लोग जीत जाएंगे। तो होता क्या है कि वही लोग चुनाव में जीतते हैं जिनकी संख्या ज्यादा होती है, जो बहुसंख्यक होते हैं। बहुसंख्यक लोग अपने लोगों को ज्यादा जिता के और सरकार में क्या प्राप्त कर लेते हैं? बहुमत। और हमें पता है कानून उसी वर्ग का बनता है जिसके पास है बहुमत होता है। तो ये धीरे धीरे ये बहुमत है ना, ये अल्पसंख्यकों की आवाजों को दबाने लगता है, तो ये निरंकुश हो जाता है। अपने देश का उदाहरण इस टाइम सबसे श्रेष्ठ उदाहरण ये है। और इस टाइम अमेरिका का जब ट्रंप था तब श्वेतवाद सबसे श्रेष्ठ उदाहरण था, जब श्वेतों ने ट्रंप के नेतृत्व में किन की आवाजें दबाती थी? अश्वेतों की आवाजें दबाती थी। दक्षिण पंथ अकेले भारत में हावी नहीं है, पूरे संसार में 1990 के बाद दक्षिण पंथ हावी हो रहा है। तो ये बहुमतवाद नहीं है। इसका तात्पर्य मिनिमल स्टेट भी नहीं है। मिनिमल स्टेट नहीं है। मिनिमल स्टेट तो वो होता है जो सबसे कम काम करता है। नहीं, इसका तो ये तात्पर्य नहीं है। ये मिनिमल स्टेट के मुद्दे के ऊपर इसका कोई समर्थन है नहीं, इनसे अलग है ये हमें कोई मतलब नहीं है। कि उल्टे का ये तो कहता है कि लोगों का कल्याण करना चाहिए सरकार को, क्योंकि लोग बोलेंगे तो सरकार से क्या उम्मीद करेंगे? हमारा तू क्या कर, कल्याण कर। रॉबर्ट नोजी कहता है कोई कल्याण नहीं करता। तो ये मिनिमल स्टेट का भी समर्थक है नहीं है। हाँ, एक चीज का ये बहुत भारी समर्थक है ये, वो किसका है? बहु संस्कृतिवाद का। अब बताओ ये बहु संस्कृतिवाद का समर्थक क्यों है? देखो, संस्कृतियां दो मान लेते हैं, एक बहुसंख्यक और एक अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक संस्कृति का तात्पर्य आपके दिमाग से मुसलमान निकाल दो एक बार। दलित भी इस देश में अल्पसंख्यक है, दिव्यांग अल्पसंख्यक है, जो वर्द जिनको घर से निकाल दिया गया वो भी अल्पसंख्यक, अनाथ बच्चे भी क्या है? गे और लेस्बियन भी अल्पसंख्यक है। इन अल्पसंख्यक, ये जो पर्यावरण की आवाज उठाते हैं ये भी अल्पसंख्यक है। तो इनकी आवाज भी सुनी जानी चाहिए। हर एक ऐसी संस्कृति जो किनारे कर दी गई है उसको भी अपने विचार व्यक्त करने का हक होना चाहिए। अब मैं एक कहानी आपको, कहानी का सच्ची घटना बता रहा हूं। यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। ये यूपीए सेकंड टर्म की बात है। तब ना महाराष्ट्र की साइड से कोई एक नेता था, वो कोई एनजीओ चलाता है बहुत बड़ा आदिवासियों के लिए, आदिवासी अधिकारों के लिए। तो वो महाराष्ट्र से होता हुआ उड़ीसा के कई, झारखंड के कई लोगों को साथ लेके ना और दिल्ली की ओर कूच किया। उसने दिल्ली की ओर कूच किया। उसमें कोई 20,000 के आसपास आदिवासी थे। उनकी मांग ये थी जल, जंगल और जमीन का अधिकार, कि ये जो नदियां वदियां हैं, जंगल, ये हमारी है, इन पे बांध मत बनाओ, क्योंकि बांध बनने से ना विस्थापित होते हैं आदिवासी। अपने कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जहां से नदियां निकलती होंगी आसपास जंगल होते हैं, वहां आदिवासी रहते हैं। जैसे आप बांध बनाओगे जंगल डूबेगा, जंगल डूबेगा तो कौन मरेगा सबसे पहले?
आदिवासी मरेगा। तो होता है हमारा जल बचाओ, जंगल बचाओ। जंगलों में क्या हो रहे हैं, काट काट के हम इनको दे रहे हैं उद्योगपतियों को, ताकि आप वहाँ उद्योग लगाओ और कोयला और तांबा वहां से निकालो आप। तो क्या जमीन बचाओ हमारी, हमारे जंगल बचाओ, हमारा जल बचाओ। इस मुद्दे को लेके उन्होंने एक बड़ी दिल्ली का घेराव करने का सोचा। घेराव करने का सोचा तो किसी ने भी उनका फोटो तक नहीं आई। कुदरती वो न्यूज क्या, मैंने मेरे इसलिए याद है कि मैंने एनडीटीवी में देखी। एनडीटीवी ने उसके ऊपर कोई 10-15 मिनट की डॉक्यूमेंट्री की, कि वो जो पत्रकार उसको देख रहा था वो ये कह रहा है कि मैंने इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा जमावड़ा और इतनी शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ता हुआ मैंने आज तक है नहीं देखा। आप इतिहास में ये भी पढ़ेंगे, अभी इतिहास बना नहीं है, कि इतना बड़ा आंदोलन इतने लंबे समय तक और वो भी शांतिपूर्ण तरीके से आज तक है। और वो भी तब जिसका उसका एक नेता नहीं था। महात्मा गांधी जब इतने शांतिपूर्ण बड़े आंदोलन लंबे समय तक चलाया करता था तो नेता कौन था, एक था। इतने बड़े नेताओं के साथ जहां बहुत जल्दी मत विभाजन हो जाता है, नेता लड़ पड़ते हैं, आंदोलन फैल हो जाते हैं, इतने सारे नेताओं ने इतने लंबे समय तक किसान आंदोलन चलाया था। मैं फिर लिए चलता हूँ आदिवासियों का वो आंदोलन जिसमें कूच कर रहे थे, किसी ने फोटो नहीं छापी। इसका मतलब उनकी आवाजों को कोई महत्व नहीं दिया गया। और अब आप देखो, आप कुछ ये चिलकतरे से शहरी हाथ में क्या लेते हैं, मोमबत्ती लेते हैं दिन में ही, ठीक है। और कोई एक पेड़ खड़ा है सड़क के किनारे, तो सड़क बन रही है इसलिए उस पेड़ को उखाड़ के क्या करना है, काटना है। इसलिए कर रहे हैं कि उस पेड़ को जेसीबी से उखाड़ के और दूसरी जगह लगाया जाए। इस मुद्दे के ऊपर वो लेके मोमबत्ती आंदोलन करते हैं। अगले दिन अखबार भरा हुआ आता है, पर्यावरणवादियों का भारी आंदोलन, मोमबत्ती लेके 20 आदमी थे सारे ही, वो 20,000 थे। इसका मतलब उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही। तो वो भी अल्पसंख्यक है, मैं ये कह रहा हूं। तो ये क्या है, ये सांस्कृतिक बहुलतावाद के ऊपर बल देते हैं। कौन है, डेमोक्रेसी वाले। ये ना पोलियार्की, इसको नहीं मानते। पोलियार्की क्या कहती है कि समूह तो बहुत सारे हैं लेकिन चलती कैसी है, ये कहता है सब समूहों की समान मात्रा में भागीदारी होनी चाहिए, उनके मत में भी निर्णय होने चाहिए। फिर विमर्शी लोकतंत्र में निर्णय होते कैसे हैं, एक जगह तो बहुमत से निर्णय होते हैं, वो तो उदार लोकतंत्र में होते हैं, वो तो बहुमतीय लोकतंत्र में होते हैं, या वो जनमतवादी लोकतंत्र में होते हैं जहां वोट पड़ते हैं। यहां तो निर्णय करने के लिए विभिन्न व्यक्तियों में क्या बिठाई जाती है, आम सहमति बिठाई जाती है। आम सहमति से जब सारे लोग राजी हो जाएंगे तर्क वितर्क करके, तब किसी मुद्दे पे निर्णय हो जाएगा। तो ऐसे करके हमने एक डेमोक्रेसी की जिसका नाम था डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी, विमर्शी लोकतंत्र। अब एक तो आता है कि विमर्शी लोकतंत्र है क्या, आपसी बातचीत को बढ़ावा देना, या ये पूछें क्या ये बहुमतीय लोकतंत्र है क्या, कि इसमें अल्पसंख्यकों की आवाजें सुनी जाती है क्या, इसमें सार्वजनिक प्रश्नों के ऊपर स्वतंत्र विचारणा की जाती है। सार्वजनिक प्रश्न हो, स्वतंत्र विचारणा हो, ये वोट सेंट्रिक है या टास्क सेंट्रिक है, ऐसे करके इसका अर्थ पूछा जा सकता है। तो आप जितने भी आपको पॉजिटिव से वाक्य लगे ना, इसका मतलब वो उसका क्या है, उत्तर है। 1 2 3 4 कितने भी पूछे जा सकते हैं। दूसरे हमने फैक्चुअल चीजें की, जोसेफ वासेट का पूछा जा सकता है, जॉन ड्राइजेक का पूछा जा सकता है, डिस्कर्सिव डेमोक्रेसी। समर्थकों में 2 समर्थक आपने याद किए थे, एक तो पॉलिटिकल लिबरलिज्म वाला किया था, एक बिटवीन फैक्ट्स एंड नॉर्म्स हेबरमास किया था, और हेबरमास का एक स्पेशल एक कम्युनिटी और की थी, आइडियल स्पीच कम्युनिटी, आइडियल स्पीच कंडीशन, ये सब कुछ किया था। कौन कहता है कि ये लोकतंत्र है ना, ये संवादात्मक या कम्युनिकेटिव डेमोक्रेसी है जहां हम आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, ये है मेरियम यंग। ऐसे करके और हमने एक डेमोक्रेसी की जिसका नाम था विमर्शी लोकतंत्र। अब एक और डेमोक्रेसी करते हैं जिसका नाम है सहवर्तनी लोकतंत्र। अपन इसको सहयोगात्मक लोकतंत्र भी कह सकते हैं। इंग्लिश में इसको कॉन्सोशियसनल बोलते हैं।
कॉन्सोसिएशनल डेमोक्रेसी, सहयोगात्मक या सहवर्तनी लोकतंत्र। देखिए, इस लोकतंत्र को समझना होगा तो अपने को कुछ ऐसी पृष्ठभूमि के देश देखने होंगे जो विखंडित राजनीतिक संस्कृति वाले हैं, जो खंडित समाज होते हैं। अब पहले ये दो, एक एकल समाज होते हैं, खंडित समाज होते हैं, पहले ये समझेंगे फिर आगे मुद्दे को समझेंगे। अभी विमर्शी लोकतंत्र है ना, विमर्शी लोकतंत्र उदार लोकतंत्रों की कमियों को दूर करने के लिए आया था। उदार लोकतंत्र में जो कमियां पाई जाती है, लोग अपने आप को वोट डालने तक सीमित कर लेते हैं, राजनीतिक गतिविधियों में, सार्वजनिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी नहीं करते, अमेरिका के लोग जैसे नहीं करते। तो इनमें ना 200-250 पुराने साल पुराने लोकतंत्र हो गए, शुरू शुरू में वहां चाव था, अब वहां चाव है नहीं है लोगों को वोट डालने का। तो वहां ना जितनी 40-50% तक जाके मुश्किल से वहां क्या होती है, वोटिंग होती है। लोग चर्चा ही नहीं करते, लोग तो उलझे रहते हैं अपने कामों में, उनको पता ही नहीं राजनीति में क्या हो रहा है, बहुत ही कम लोग भागीदारी करते हैं। तो वो तो उन देशों के लिए था। कुछ और प्रकार के देश होते हैं, वहां कौन सी डेमोक्रेसी आनी चाहिए, कॉन्सोसिएशनल डेमोक्रेसी। ये किन देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये वो देश जो बहुल सांस्कृतिक है, वो देश जो बहुल नरजातीय है, वो देश जो बहुभाषी है। इन देशों में कॉन्सोसिएशनल लोकतंत्र या सहयोगात्मक लोकतंत्र आता है। बहुल, जहां बहुत प्रकार की संस्कृतियां, नरजातियां और भाषाएं पाई जाती है, ऐसे समाज को हम राजनीतिक रूप से कैसा समाज बोलते हैं, विखंडित समाज बोलते हैं, या विखंडित राजनीतिक समुदाय बोलते हैं। आप कुछ भी बोले, फ्रेगमेंटेड होता है, ये टूटा हुआ समाज विखंडित समाज होता है। इसमें आवाज एक नहीं होती। जो एकल समाज होते हैं ना, जैसे यूएसए के जैसे समाज एकल समाज है, वहां बहुत सारी संस्कृतियां नहीं है। भारत एक ऐसा देश है जो खंडित राजनीतिक संस्कृति वाला देश है, विखंडित समाज है। ये सबसे पहले तो ये धर्मों के आधार पर बंटा हुआ है और उनके अंदर सींग अड़े ही रहते हैं। फिर ये बंट जाता है नरजातियों के हिसाब से, एक आर्य और दूसरे द्रविड़, और इस टाइम नागा और माओ और मिजो ये बंट जाते हैं। नरजाति से बाहर निकलते हैं तो फिर हम भाषा के आधार पर बंट जाते हैं, कोई गुजराती है, कोई पंजाबी है, एक दूसरे को, कोई मराठी है, स्वीकार नहीं करते एक दूसरे को। फिर वहां से आते हैं, स्टेट के अंदर आते हैं तो जातियों में बंट जाते हैं। तो भारत जाति, भाषा, धर्म, नरजाति के आधार पे कैसा देश है, एक ऐसे समाजों में अगर लोकतंत्र को कामयाब करना है तो फिर क्या लाना पड़ेगा, जिसमें विभिन्न नरजातियां, बहुभाषी लोग, बहुसांस्कृतिक लोग आपस में क्या करते हैं, पावर शेयरिंग करते हैं, आपस में सहयोग करते हैं। अब देखें ये सहयोग कैसे करते हैं। अपन दो देशों का बराबर उदाहरण लेते हैं, एक बेल्जियम का उदाहरण लेते हैं और एक श्रीलंका का उदाहरण लेते हैं। बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम एक बहुभाषी देश है या द्विभाषी देश है, और श्रीलंका भी एक द्विभाषी देश है। श्रीलंका आपसे फट से समझ जाए, दो भाषाएं बोली जाती है, एक सिंहली बोली जाती है, एक तमिल बोली जाती है। सिंहली और तमिल, जहाँ के मूल निवासी है वो सिंहली है, वो सिंहली भाषा बोलते हैं, भारत से गए वो तमिल है, वो तमिल भाषा बोलते हैं। बेल्जियम भी भाषाई आधार पर बंटा हुआ देश है, वहां एक फ्रेंच है और एक जर्मन है। हो सकता है मेरी भाषा के संबंध में कोई कंफ्यूज हो, मुझे ये लगता है दो भाषाओं को लेकर झगड़ा हुआ, इतना मुझे पता है, एक फ्रेंच है उनमें से। तो फ्रेंच और जर्मन में बंटा हुआ है। इनमें से ये फ्रेंच है शायद ये बहुसंख्यक, और जर्मन भाषा बोलने वाले अल्पसंख्यक है। यहां भी ना वैसे ही झगड़े हुआ करते थे जैसे पहले कहाँ होते थे, श्रीलंका में। फिर दोनों ने एक दिन बैठ के और उन्होंने राजनीतिक शक्ति का बंटवारा कर लिया कि अपन ऐसा करते हैं, इन पदों को बांट लेते हैं, तो फलाने फलाने पद तुम्हारे और फला पद हमारे। इन्होंने इस प्रकार एक दिन बैठ के शांतिपूर्ण तरीके से शक्ति का क्या कर लिया, बंटवारा कर लिया। तो ये बेल्जियम आज देखिए कितना विकसित देश है। और आपने देखा होगा यूरोप में जितने भी सम्मेलन होते हैं अधिकांश कहाँ होते हैं, बेल्जियम में होते हैं। यहाँ की ईयू का मुख्यालय भी कहाँ बना हुआ है, बेल्जियम में बना हुआ है। अब चलते हैं श्रीलंका में। श्रीलंका में एक समूह ने दूसरे समूह को दबाने की कोशिश की, उनके साथ पावर शेयरिंग नहीं की। बोले सारे पद किसके हैं, हमारे, राष्ट्रपति हमारा बनेगा, प्रधानमंत्री और मंत्री भी हमारा, क्योंकि हम संख्या में क्या है, ज्यादा है।
तो आज तक झगड़ा चल रहा है, आज भी श्रीलंका शांत है नहीं है, कभी लिट्टे फिटे यहाँ चलता ही रहता है कुछ ना कुछ, वो है श्रीलंका। तो ऐसे जो विखंडित समाज होते हैं उनमें कौन सा लोकतंत्र लाना चाहिए? तो ये सहयोगात्मक लोकतंत्र के सबसे अच्छे दर्शन हमें कहाँ हो रहे हैं? बेल्जियम में हो रहे हैं। और चलते हैं, और कहाँ हो रहे हैं? लेबनान में हो रहे हैं। लेबनान के साथ संकट क्या है? लेबनान भाषा के आधार पर बंटा हुआ देश नहीं है, बल्कि ये धर्म के आधार पर बंटा हुआ देश है। यहाँ दो प्रकार के तो ईसाई पाए जाते हैं, एक प्रकार के मुसलमान पाए जाते हैं। तो इन्होंने ना पद बांट लिए, जो सबसे ज्यादा थे उनको बोला आप राष्ट्रपति बना लो, बाकी एक पद उपराष्ट्रपति का एक कोई और पद था, कोई गृह मंत्री टाइप का, वो तीसरे को दे दिया। और ऐसे करके इन्होंने पदों का क्या कर लिया? बंटवारा कर लिया। तो वो लेबनान ने कर लिया, धर्म के आधार के ऊपर वहां आपस में समझौता कर लिया। एक देश और है तंजानिया, यहां भी सहयोगात्मक लोकतंत्र पाया जाता है। ये कौन सोशियलिस्ट दल? तंजानिया न तो भाषा के आधार पर बंटा हुआ है, न ही धर्म के आधार के ऊपर। तंजानिया बंटा हुआ है मुख्य भूमि और टूटी हुई भूमि। जैसे हमने देखा था पाकिस्तान दो थे, एक पूर्वी और एक पश्चिमी। इसमें एक द्वीपीय तंजानिया है, एक मुख्य भूमि वाला तंजानिया है। ये दोनों अलग प्रकार के फ्रेगमेंट है इनके अंदर। वो एक दूसरे से उनकी बनती कम है। वो कहते हैं तुम मुख्य भूमि वाले, वो कहते हम तुम द्वीप वाले हो। तो इन्होंने क्या किया? शक्ति का क्या कर लिया? बंटवारा। मुख्य भूमि वाले ज्यादा थे, उनको एक बड़ा पद दे दिया, और छोटा पद उससे किसने ले लिया? इन्होंने। इस प्रकार उन्हें पावर शेयरिंग कर ली। अब शांति से रह रहे हैं। तो लेबनान में शांति है, तंजानिया में शांति है, और बेल्जियम में तो पूर्ण शांति है। श्रीलंका जैसे देश नहीं कर पाए तो वहां क्या हो गया है? विखंडन हो गया। अब फिर अपन चलते हैं भारत में चर्चा करें। एक साधारण चर्चा करते हैं, बहस तो नहीं करेंगे। चर्चा ये है कि बेल्जियम जब ऐसा कर सकता है तो भारत भी ऐसा कर सकता है। फिर हम क्यों श्रीलंका बनना चाहते हैं, क्यों हम बेल्जियम नहीं बनना चाहते? हम कह रहे हैं कि हम तो एक फलां धर्म वाले हैं, उनको देखना ही पसंद है, नहीं करते, और सबको बॉर्डर पार है कराएंगे। भाइयों 20-22 करोड़ है, मजाक है बॉर्डर पार, उसकी जनसंख्या होती बॉर्डर पार, तो वो कहां रहेंगे, है ना? तो ये तो संभव है नहीं है। तो क्या हम श्रीलंका की तरह आपस में झगड़े, या बेल्जियम की तरह आपस में भाईचारे से रहें ताकि सारे प्रोग्रेस करें? शांति होगी तो प्रोग्रेस सारे करेंगे, और अशांति होगी तो हालात कैसे हो जाएंगे? जैसे श्रीलंका बिकने को तैयार है, आज हालात ये हो गए। तो क्या बने अपन? बेल्जियम बने, ताकि सारे सुखी रहे। ये कौन सा लोकतंत्र है? सहयोगात्मक कॉन्स्टिट्यूशनल या सहवर्तनी लोकतंत्र। और इसका समर्थक है अरेंज लिजफार्ड। अब यहां से शुरुआत करते हैं, अरेंज लिजफार्ड से और शुरुआत कर लेते हैं। अरेंज लिजफार्ड। अरेंज लिजफार्ड कहता है कि ये जो सहयोगात्मक लोकतंत्र है ना, ये बहुत ही अच्छा तरीके से विखंडित समाजों में पावर शेयरिंग करता है। पावर शेयरिंग, पावर होता है शक्ति का बंटवारा। आप 9th और 10th की किताब में देखना, ये बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरण मैंने वहां से देखे। वहां था सत्ता का बंटवारा, इस नाम से था, सत्ता का बंटवारा, कि बेल्जियम में है श्रीलंका में नहीं है। तो ये कहता है कि सत्ता का बंटवारा है ना, ये बड़ा जरूरी होता है। अगर सत्ता का हम सही बंटवारा कर देंगे, लोकतंत्र क्या हो जाता है? कामयाब हो जाता है। तो ये बोला सत्ता के बंटवारे जो हम पावर शेयरिंग करते हैं, उसकी कितनी टेक्निक्स है? 4 टेक्निक्स है। हम कैसे करते हैं? ये जो सहयोगात्मक या कॉन्स्टिट्यूशनल लोकतंत्र है, इसमें कैसे सत्ता का बंटवारा किया जाता है? वो कहता है एक होता है श्रेष्ठ गठबंधन, इसकी भी चर्चा करेंगे अभी, श्रेष्ठ गठबंधन। दूसरा होता है सांस्कृतिक पहचान की रक्षा या सांस्कृतिक स्वायत्तता। तीसरा है अनुपातिक प्रतिनिधित्व। अभी हो सकता है अभी आपको शब्द थोड़े अजीब लगे, थोड़े टाइम में आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। और चौथा है अल्पसंख्यक निषेधाधिकार। अल्पसंख्यकों को वीटा, माइनॉरिटी को वीटो, वीटा क्या? वीटो, निषेधाधिकार, या वीटो लिख देता हूं, वीटो, अल्पसंख्यकों को वीटो। अब देखते हैं है क्या। सहयोगात्मक लोकतंत्र या कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का निर्माण होता है कि सबसे पहले तो क्या होना चाहिए? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ गठबंधन का तात्पर्य यह है कि अगर एक बार आपने समझौता कर लिया तो उसके ऊपर विश्वास रखो, दूसरे को धोखा मत दो। अब
और चलो बेल्जियम में क्या किया गया, बेल्जियम में पावर शेयरिंग हो गई। ये पावर शेयरिंग करने के तरीके हैं कि आप एक विखंडित समाज में इस तरीके से पावर शेयरिंग करते हैं। ये 4 तरीके हैं शक्ति का क्या करने के, बंटवारा करने के, पावर का बंटवारा करने के। ऐसे बंटवारा करते हैं। इस बंटवारे के लिए 4 चीजें होनी चाहिए। श्रेष्ठ गठबंधन का तात्पर्य है कि अगर एक बार विखंडित समूह ने आपस में क्या कर लिया, गठबंधन कर लिया, तो उस धर्म का क्या करेंगे, वो पालन करेंगे। ये नहीं है कि अल्पकाल के लिए ये देखा कि अभी अभी है ना अल्पसंख्यक बहुत गुस्से में हो रहे हैं, तो इनको शांत करने के लिए एक बार क्या कर लें, गठबंधन कर लें, और जैसे ही ये शांत हो जाएंगे गठबंधन को तोड़ देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेबनान में ये गड़बड़ चलती रहती, इसलिए वहां अशांति आ जाती है। बेल्जियम में ये शांति नहीं आती, क्योंकि वहां एक बार गठबंधन होने के बाद दोनों भाषी लोग एक दूसरे पे पूर्ण विश्वास करते हुए ना, और इस गठबंधन धर्म का क्या करते हैं, पालन करते हैं। तो श्रेष्ठ गठबंधन होना चाहिए। सांस्कृतिक स्वायत्ता, इसका तात्पर्य है कि बहुसंख्यक संस्कृति है वो जो छोटे वाली संस्कृति है। जैसे मैंने कहा कि एक वहां फ्रेंच ज्यादा है और जर्मन कम है, तो वो फ्रेंच है ना जर्मन को सांस्कृतिक रूप से क्या देंगे, स्वायत्ता। वो उनके प्रतीकों का, उनके रीति रिवाजों का, उनकी भाषाओं का, उनके नृत्यों का, उनके ड्रेस का क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। ये नहीं है कि गठबंधन तो कर लिया लेकिन रोज ही कह रहे यार तू यार ठीक समान ओके लगा के टोपी सी गए, ओ यार मजेदार चीज नहीं है यार, ये कपड़े वपड़े बदल देखते रहे, हमारी तरह पहन, छोटी मोटी रखे यार, छोटी मोटी कोई, ऐसे नहीं। आप उसको क्या देंगे, सांस्कृतिक स्वायत्ता देंगे, आप उसकी संस्कृति का सम्मान करेंगे आप, तो चलेगा। वरना गठबंधन है तब लोगों को फील होगा सिर्फ पावर शेयरिंग से नहीं होता, पद देने से नहीं होता, बल्कि उनकी संस्कृति का आप निरंतर क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। अनुपातिक प्रतिनिधित्व, आप उनके सांस्कृतिक स्वायत्ता दे रहे हैं कि चाहे तेरी संस्कृति का हम इज्जत कर रहे हैं, तेरी संस्कृति भी और मेरी संस्कृति की हमारी स्वतंत्र पहचान है, हम उस पहचान को मान्यता दे रहे हैं। हमारा गठबंधन भी श्रेष्ठ है, लेकिन इसके साथ साथ आपको राजनीति में और सार्वजनिक पदों में और सरकारी पदों में और नौकरशाही में उन लोगों को स्थान देना होगा। किस अनुपात में, जिस अनुपात में वो हैं। अगर 10% है 10% दो। श्रीलंका में आज ही झगड़ा शांत हो जाए, अगर तमिल जो 20-30% है उनको उस अनुपात में क्या दे दो, आप पद दे दो, उनको कलेक्टर बना दो, एसपी बना दो, शिक्षक बना दो। जिस अनुपात में है उस अनुपात में उनको अगर प्रतिनिधित्व दे दिया जाए तो शांति हो जाएगी श्रीलंका में। तो क्या दो, अनुपातिक है। अल्पसंख्यक वीटो, जब कहीं भी अल्पसंख्यकों के लिए कोई कानून बनेगा तो देखिए कानून जब भी बनता है वो बहुमत से बनता है, बहुमत से। जिस वर्ग का बहुमत होता है वो कानून बना देता है। छोटी सी चर्चा करते हैं, हालांकि वो चर्चा थोड़ी सी प्रासंगिक नहीं होगी, यहाँ थोड़ी पूरी सेट नहीं बैठेगी, लेकिन सेट बिठाएंगे अपन कैसे न कैसे। 3 तलाक का कानून आया था। 3 तलाक के कानून के ऊपर मुस्लिम एमपीओ से कुछ पूछा ही नहीं गया। बहुसंख्यक हिंदू एमपीओ ने ताली बजा के मार के थापी, आ गया कल्याण कर गया महिलाओं का, है ऐसे करके मोदी जी की जय करके कानून क्या कर दिया, पास कर दिया। तो उनसे भी तो पूछना चाहिए था, भाई तो मुस्लिम एमपीओ तुम भी बहस में भाग लो, तुम्हारी भी कोई राय होनी चाहिए। हम अल्पसंख्यकों मामले में कोई दखलंदाजी कर रहे हैं, तुम्हारा राय क्या है। तो ये कहते हैं कि जब अल्पसंख्यकों के बारे में कोई भी निर्णय होगा तो बहुमत के दबाव में अगर ऐसा कुछ हुआ तो अल्पसंख्यक क्या कर देंगे, वीटो का तात्पर्य जो जहां है वहीं रुक जाता है। अब चाहे बहुसंख्यक कितने ही हो वो निर्णय नहीं कर पाएंगे। हम इसमें देखते हैं सुरक्षा परिषद में 5 आदमी है, 5 मुख्य दल है, वो देश है, और एक दल ने मना कर दिया तो 4 बाकी कुछ है कर नहीं पाते। तो अल्पसंख्यकों को अपने उसके बारे में जब कोई निर्णय है तो वो क्या कर देंगे, वीटो कर देंगे, बहुसंख्यकों के दबाव में नहीं आएंगे। तो विखंडित समाज में पावर शेयरिंग के कितने तरीके हैं, ये श्रेष्ठ गठबंधन हो, ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सहयोगात्मक लोकतंत्र में आप कैसे करेंगे बंटवारा। तो अरेंज रिस्पोर्ट कहता है 4 तरीके से करेंगे, ये अच्छा तरीका होता है। अब ये कहता है भारत है ना, ये बहुत ही अच्छा कौन सा देश है, सहवर्तनी या सहयोगात्मक लोकतंत्र है। अब ये बोल के गया थोड़ा सा पुराना, 2014 के बाद चुप है, ये बोलता ही नहीं है, इसको पता है मार देंगे लोग तेरे को बाहर का है, खैर ठीक है। तो इससे पहले ऐसा ही कुछ था। तो ये कहता है कि भारत में ना जो भाषाई राज्यों का निर्माण हुआ है उसने भारत में कौन सा लोकतंत्र लाए हैं, ये सहयोगात्मक लोकतंत्र। क्योंकि देखिए हमने जब खंडित समाज किए थे तो भाषा के आधार पर भी समाज क्या हो सकते हैं,
खंडित हो सकते हैं। अब देखिए कितनी भाषाएं हमारे यहाँ बोली जाती है, उसके बावजूद हम आपस में क्या करते हैं, सहयोग करते हैं कि भारत में नहीं ये सारी चीजें पाई जाती है। अब आपको कुछ ये नहीं पाया जाता ना, आप समाज को हिंदू और मुस्लिम में क्यों बांट रहे हैं? आप नरजातीय से बांट लो ना, द्रविड़ बांट लो और आर्य बांट लो। तो दक्षिण भारतीय लोगों को पूरा प्रतिनिधित्व है, उनके भी बहुत सारे एमपी हैं, बहुत सारे उनके मंत्री हैं, उनका प्रधानमंत्री भी बनता है, उनका राष्ट्रपति भी बनता है, तो प्रतिनिधित्व है उनका। ये थोड़ा सा कम है, बाकी तो लगभग चीजें सारी मिलती है। सांस्कृतिक स्वायत्ता है ना, मिजोरम वाले हैं चाहे वो नागा हैं, उन सबको अपनी स्वायत्ता है, द्रविड़ों को अपनी स्वायत्ता है, केरल वालों को अपनी स्वायत्ता है, तमिलों को अपनी स्वायत्ता है। और श्रेष्ठ गठबंधन नहीं लड़ते आजकल, तो अपन आर्य और उत्तरी भारत और दक्षिण भारत के नाम पे हम कोई झगड़ा नहीं करते। तो ये भाषाई राज्य है ना, इन्होंने भारत को बर्बाद नहीं किया है, बल्कि भारत में क्या कर दिया, अच्छी तरह से पावर शेयरिंग कर दी है। तो ऐसे करके, और भारत में भी अरेंज लिस्पोर्ट कहता है कि बहुत अच्छा कौन सा लोकतंत्र पाया जाता है, सहयोगात्मक लोकतंत्र पाया जाता है। बाकी इसकी पुस्तक वो बाकी चीजें समझ जाएंगे। ये कहता है भारत की डेमोक्रेसी है ना, ये बड़ी द्विधापूर्ण है, पजल कर देती है। तो पजल्ड ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, ये कहता है भारत में ना ये पाया जाता है ये वाला, और ये भाषाई राज्य है ना, इन्होंने इसको बढ़ावा दिया है, सहयोगात्मक लोकतंत्र को। वरना झगड़ रहे थे, पहले दो संस्कृतियां झगड़ रही थी, या दो भाषाई लोग झगड़ रहे, तमिल और तेलुगु। और यो पीस आ रही, श्री रामल्लू ने का मौत हो गई तो और ज्यादा झगड़ा हो गया। फिर हमने देखा कि हमने दो राज्य बना दिए, आंध्र और तमिल। अब वहां पूर्ण रूप से क्या आ गया, शांति। अब आंध्र वालों का तमिल और तेलुगु का कोई झगड़ा है ही नहीं, दोनों भाई की तरह रहते हैं। तो इससे दोनों में क्या आ गया, आपस में सहयोग आ गया। तो भाषाई राज्यों से पहले ना गुजराती और मराठी एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे, हरियाणा और पंजाब वाले दुश्मन बने हुए थे, दोनों भाषा के आधार पर हरियाणवी और पंजाबी बोलने वाले। अब इस आंदोलन में पूरे साथ थे, एक दूसरे के साथ थे। तो भाषाई राज्यों ने भारत में किसको बढ़ावा दिया है, सहवर्ती लोकतंत्र को। तो अरेंज लिस्पोर्ट भाषाई राज्यों का समर्थन कर रहा है। फिर ये कहता है पजल्ड ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, कि इतनी भाषाएं हैं, इतने भांति के लोग हैं, इतनी निर्जातीयताएं रहती है, उसके बावजूद भारत में आज भी क्या जिंदा है, लोकतंत्र जिंदा है। बहुत सारे देशों में तो लोकतंत्र का गला घोट दिया, जो विखंडित समाज थे, वहां जो बहुसंख्यक थे उन्होंने सत्ता पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। विशेषकर हमने श्रीलंका के अंदर देखा हालात क्या हो गए। फिर वहां भी जैसे तैसे करके लोकतंत्र जिंदा है, पर इतना जिंदा नहीं है, इतना अच्छा नहीं है जितना कहां जिंदा है, भारत में सकारात्मक रूप से जिंदा है। तो कहता है ये किस वजह से हो पाया है कि भारत में क्या पाया जाता है, सहयोगात्मक है, ये बहुत ही अच्छा पाया जाता है। ये एक पजल है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। हाँ, भारत में ये तो विशेषता है कि भारत के लोग है ना, वाकई में एक चीज देखें आप, कि हम दूसरी संस्कृतियों का सम्मान बहुत ही ज्यादा करते हैं। चाहे कोई आए थे, चाहे वो हूण आए थे, चाहे कुषाण आए थे, चाहे सल्तनत काल आया था, मुगल आए थे, हमने सबको क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। भांति भांति की भाषाएं अडॉप्ट कर ली, अरबी हमने सीख ली, फारसी हमने सीख ली, उर्दू तो हमने पैदा ही की थी, तो सीखनी थी, हिंदी हम सीख गए, सारा कुछ सीख गए। तो ये सब चीजें हमारे अंदर होगी तो हमारे यहाँ किसको बढ़ावा मिलेगा, सहयोगात्मक लोकतंत्र को बढ़ावा। तो हमने एक और प्रकार का लोकतंत्र किया, कौन सा, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, किसकी, अरेंज है। अब हम देखें कि क्वेश्चन क्या आते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये आएगा कि ये है किसका, अरेंज लिस्पोर्ट का। फिर ये कहते हैं कि विशेषताएं क्या है, कैसे करेंगे पावर शेयरिंग, तो ये तरीका है। तीसरा आता है कि विखंडित समाजों में, बहुल नरजातीय बहुल भाषी समाजों में कौन सा लोकतंत्र कामयाब होता है, तो सहवर्तन या सहयोगात्मक लोकतंत्र कामयाब होता है। तो ये एक प्रकार का लोकतंत्र और हो गया। थोड़ी देर बाद मिलेंगे तो डेमोक्रेसी कुछ और प्रकार है, उनकी भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।